गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक है भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की प्रमुख विशेषताएं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने इस चीज़ को समझने का प्रयास किया था कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र को रेगुलेट करने के लिए अलग से कानून बनाने की आवश्यकता क्यों है। कि उसके अंतर्गत हमने देखा था कि भारत में बैंकिंग सेक्टर के लिए कोई पर्टिकुलर कानून नहीं था। नतीजतन हमारे सामने अलग अलग कानून के माध्यम से या अलग अलग कानून की अलग अलग धाराओं के माध्यम से भारत में बैंकिंग क्षेत्र का अपन नियंत्रण कर रहे थे। तो इस अधिनियम को लाने का मुख्य जो उद्देश्य था वो इस प्रकार है। बैंकों को फेलियर होने से रोकना था, बैंकिंग सेक्टर का संतुलित विकास करना था, बैंकों के बीच में जो अनुचित कंपटीशन चल रहा था उसको हमें समाप्त करना था। साथ ही साथ देश में संगठित और स्वदेशी बैंकर्स है उनके बीच में हमें समन्वय करने की आवश्यकता थी। जमाकर्ता के हितों की रक्षा करनी भी जरूरी थी। देश में मुद्रा बाजार का सही ढंग से विकास हो यह भी जरूरी था। रिजर्व बैंक की नीतियां सही ढंग से अप्लाई हो सके देश में, उसके लिए भी इस अधिनियम की जरूरत थी। और बैंकों के अनुचित विनियोजन पर नियंत्रण लगाने के लिए भी यह अधिनियम आवश्यक था। तो इस अधिनियम के ये कुछ प्रमुख उद्देश्य है जिनकी पूर्ति के लिए यह अधिनियम भारत में लाया गया। यदि अधिनियम के क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक है और इस अधिनियम की धारा 2 में यह प्रावधान किया गया है कि यह अधिनियम लागू होने के बाद भी जो कंपनी अधिनियम 1956 है और उसमें जो बैंकिंग संबंधी प्रावधान है वो लागू माने जाएंगे। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि भले ही अपन ने ये बैंकिंग एक्ट 1949 लाया है, लेकिन कंपनी एक्ट 1956 में यदि बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए कोई एक्ट मतलब उसमें धारा है, उसमें सेक्शन में लिखा हुआ है, तो इस बैंकिंग सेक्टर पर कंपनी एक्ट की वो धारा वैसी की वैसी लागू होगी, भले ही यह नियम अभी प्रचलित है। इसके साथ साथ इसकी अलग अलग धाराओं में ये व्यवस्था की है कि भारत में, चूंकि जैसे पूर्व में बताया गया कि पहले भारत में बैंकिंग सेक्टर को नियंत्रित करने के लिए कोई एक विशेष कानून नहीं था। तो 1949 से पूर्व हम क्या कर रहे थे, अलग अलग कानून जो भारत में प्रचलित थे, जैसे कंपनी एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन नेगोशिएबल एक्ट है, सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इन सब के माध्यम से अपन बैंकिंग सेक्टर का नियंत्रण कर रहे थे। तो यह बात हमने बाद में भी ध्यान रखी जब हमने ये 1949 का अधिनियम बनाया, तो उसमें ये प्रावधान भी किया कि जो ये इन जो प्रचलित अधिनियम है उनके विपरीत या प्रतिकूल नहीं जाएगा। इसका मतलब यदि कंपनी एक्ट में कोई प्रावधान बैंकिंग सेक्टर के लिए किया गया है तो यह अधिनियम उसके विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। और साथ ही साथ जिन बातों पर यह अधिनियम इन द सेंस बैंकिंग एक्ट 1949 यदि मौन है, यानी उसके बारे में कोई प्रावधान नहीं है, तो उससे संबंधित जो पूर्व में अधिनियम थे जैसे कंपनी एक्ट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, उनकी जो धाराएं है वो वैसी की वैसी लागू रहेगी। राष्ट्रीयकरण से पूर्व सभी बैंकिंग सेक्टर पर यही एक्ट चलता था, लेकिन चूंकि जब हमने 1969 में मतलब 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, तो उसके बाद में हमने उन नेशनलाइज्ड बैंकों के लिए हमने स्पेशली 1970 में अलग से बैंकिंग एक्ट भी लाया था जो 1970 वाला था। अधिनियम का नाम परिवर्तित, क्योंकि 1949 में जब ये बिल पारित किया, ये अधिनियम पारित किया था, तब इसका नाम था बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949। लेकिन 1965 में इसका नाम बदलकर इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कर लिया। मतलब कंपनी शब्द हटाकर हमने इसको रेगुलेशन यानी कि भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 कर दिया था। तो 1965 से हमने कंपनी के स्थान पर नियमन शब्द लगा लिया और अब इसका नाम है भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949। क्षेत्र की बात करें तो 1965 से पूर्व यह कोऑपरेटिव बैंकों पर लागू नहीं होता था, लेकिन सितंबर 1960 के बाद इस अधिनियम में हमने संशोधन किया और अब यह अधिनियम सहकारी यानी कि कोऑपरेटिव बैंकों पर भी लागू होता है। ये इस अधिनियम में कुल मिलाकर 56 सेक्शन है और एक परिशिष्ट है।
अब इसके अपन लागू होने की बात करें तो जब ये स्टार्टिंग में लागू हुआ था तब जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के संपूर्ण भाग पर लागू हुआ था, लेकिन 1956 में हमने संशोधन किया और जम्मू कश्मीर पर भी इसको अप्लाई कर लिया था। तो इस प्रकार अब यह अधिनियम भारत के सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होता है। आपात अधिकार, क्योंकि इस अधिनियम में केंद्र सरकार ने ये मतलब रिजर्व बैंक को ये सर्वे सर्वा मानते हुए अधिकार दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लिखित आवेदन पर वह इस अधिनियम के समस्त प्रावधानों अथवा कुछ प्रावधानों के क्रियान्विति को अधिकाधिक 60 दिनों तक स्थगित कर सकती है। इसका सीधा सेंस ये हुआ कि यदि रिजर्व बैंक केंद्र सरकार को यह लिख के दे देता है कि भाई इसके कुछ प्रावधान सही नहीं है, तो केंद्र सरकार को यह अधिकार रहेगा कि वह उन प्रावधानों को या संपूर्ण अधिनियम की समस्त धाराओं को 60 दिनों तक क्रियान्वित होने से रोक सकती है। यह अधिकार केंद्र सरकार के पास रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो अपना बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 है उसके मेन भागों को बताया गया है। आप इस सारणी में देख सकते हैं कि इसके बेसिकली मेन 5 भाग हैं, जिसमें सेकंड वाले के 4 सेक्शन लिए और थर्ड वाले के 2 सेक्शन लिए, लेकिन बेसिकली इसकी जो मेन है वो मुख्य रूप से 5 भाग है, जिसमें हम अलग अलग चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर पहले यह अधिनियम सभी बैंकों पर समान रूप से लागू होता था, लेकिन जैसा कि पूर्व में बताया कि 1969 में हमने 14 बैंकों का नेशनलाइज किया था। उसके बाद उन नेशनलाइज बैंकों को रेगुलेट करने के लिए हमने वापस बैंकिंग कंपनी उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम 1970 लागू किया और अब उन नेशनलाइज बैंकों पर वो 1970 वाला अधिनियम लागू होता है, न कि यह 1949 वाला एक्ट। थैंक यू।